प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन, झारखंड समेत देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने जताई संवेदना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जैव विविधता के संरक्षण में जनजातीय समुदायों के योगदान को सराहा, समाज के समग्र विकास पर जोर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की दिशा में केंद्र सरकार की पहल का राज्य भर में व्यापक स्वागत। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के सिमलिया में अधिनियम पर लोगों से की चर्चा। समूचे राज्य में गर्मी के बढ़ने के आसार, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है पारा। 18 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उनके निधन पर संवेदना जताई है। गायन की दुनिया से आशा भोसले हमारे बीच अब नहीं रही हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उनके पुत्र द्वारा ये जानकारी जो है वो भेजी गई है और मशहूर गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं हैं। जब भी संगीत की दुनिया में सुरों का जिक्र होगा, ताल का जिक्र होगा, उनका नाम आना लाजमी है। और ऐसे में ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले को भर्ती करवाया गया था और कल 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है। उनके सफरनामे की अगर बात की जाए तो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशाताई छोटी ही उम्र में शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ गई और उन्हें जाना जाता है एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर। वो उस तरह की विधाओं को शास्त्रीय संगीत से अलग होकर लेकर आई गायन की दुनिया में, जिसने गायन की दुनिया में युगांतकारी बदलाव दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्र के नवनिर्माण और जैव विविधता के संरक्षण में जनजातीय समुदायों के योगदान की सराहना की है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के माध्यम से जनजातीय भारत का रूपांतरण नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के समग्र विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी केंद्र सरकार की पहलों से जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लिए नए अवसरों, आकांक्षाओं और मार्गों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी एंड साइंस कार्यक्रम आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम आदिवासी भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदायों को केवल विकास में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। Just included in development, but were placed at the heart of the nation building. The entire nation is with you and it will be with you forever. The government has initiated the Dharti Aba Janjadiya Gram Utkarsh Abhiyan. This initiative, covering more than 63,000 tribal villages, focuses on clean water, housing, education, healthcare and sustainable livelihoods. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर उनसे समर्थन का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से देश की संसद में इस अधिनियम से जुड़ी एक ऐतिहासिक चर्चा होने जा रही है। यह विशेष बैठक लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इसके जल्द क्रियान्वयन की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए लिखा कि देश के विकास के लिए महिलाओं की नेतृत्व भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा कि इस कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना आज के समय की मांग है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी दलों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कदम को सफल बनाने की समर्थन की अपील की है। उन्होंने इसे देश की 140 करोड़ जनता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। भाजपा ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साथ ही व्हिप जारी की गई है। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर होने वाली चर्चा के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। इस 3 लाइन के व्हिप में सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि सख्ती से इस व्हिप का पालन किया जाए। सांसदों को निर्देश दिया गया है कि इन 3 दिन में सदन में सांसदों की लगातार उपस्थिति बनी रहे। संसद में महिला आरक्षण को लेकर संवैधानिक संशोधन बिल इन 3 दिन में सदन में लाए जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की दिशा में केंद्र सरकार की पहल का राज्य भर में व्यापक स्वागत हो रहा है। गुमला में भी इस अधिनियम को लेकर उत्साह और उत्सुकता है। पहल अच्छी है सरकार की और काफी आवश्यकता थी महिलाओं को यह आरक्षण प्रदान करने की, कि जितनी भागीदारी उनकी होगी उतने ही उनको बोलने का और अपने बातों को रखने का एक जरिया मिलेगा। यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। जैसा कि मैं एक महिला डॉक्टर हूँ, तो हमारे फील्ड में महिला कम होती है, तो अगर आरक्षण मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा महिला चिकित्सक बन सकती है। मैं इस बात के लिए खुश हूँ, लेकिन अभी आप सभी देख रहे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं हैं और अच्छा है, महिलाएं आगे आ रही हैं और ये इनिशिएटिव जो है वो भी अच्छा है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो लगभग 49% महिलाएं हैं अगर देश में, तो मुझे लगता है 33 से बढ़कर ये 40-50 तक भी चला जाए प्रतिशत में। अगर हिस्सेदारी में और ज्यादा हम लोगों को भाग मिले तो और अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का स्थान और महिलाओं की जो योगदान है वो घर से लेके परिवार, समाज और राष्ट्र तक विशेष योगदान रहता है। हमारी महिलाएं जब सशक्त रहती हैं, सशक्त तो महिलाएं शुरू से ही हैं, लेकिन महिलाओं को जो सम्मान मिलता है तो उस सम्मान के सिर्फ सम्मान पा लेने के बाद महिलाएं अपना पूर्ण फोकस के साथ किसी भी कार्य को अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक उदारता पूर्ण करती हैं। कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए हर तीसरा स्थान आरक्षित होगा। इससे महिलाएं सशक्त होंगी। यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के सिमलिया में चौपाल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने का संकल्प है। चौपाल में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। महिला कृषि वैज्ञानिकों ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में एक कार्यशाला के इतर दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। ये गवर्नमेंट
ये गवर्नमेंट 33% अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 800 सीट्स अगर 270 सीट्स या 250 सीट्स वुमेन को दे रहे हैं, देन आई थिंक इट विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर से हो, वुमेन वायलेंस के सेक्टर से हो, एजुकेशन के सेक्टर से हो, अगर इस सभी में, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में कितना वायलेंस बढ़ रहा है हर दिन बर दिन, तो अगर इस तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जो वॉइस होता है वुमेन के लिए, तो अगर स्पेशली यंगर जनरेशन या नया जो जेनजी आ रहे हैं या फिर नया जनरेशन जो आ रहे हैं, अभी हाल ही में असम में नया कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो बिलो 30 के है, वो भी वुमेन कैंडिडेट्स थे, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। सर ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो एक किस्म की रिजर्वेशन अपनी वुमेन के लिए भी क्रिएट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक एक्सपोजर मिलता है। जब भी हमारी कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कोई जाति हो या कोई हमारा जेंडर है जो पिछड़ा हुआ रह जाता है, तो जब हम उसे आरक्षण प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जब एक नारी सशक्त होती है तो वो साथ में अपनी फैमिली को आगे लेके जाती है। तो जब एक मदर सशक्त होगी, वो एक फाइनेंशियल उसके पास इंडिपेंडेंस होगी, तो वो उसके जो आगे बच्चे होंगे वो सारी की सारी चीज़ें उनके बच्चों में भी आगे दिखता है। तो ये जो विमेन को एम्पावर करने वाली बात है, वो सिर्फ विमेन को ही एम्पावर नहीं करता है, वो एक फैमिली को एज ए यूनिट एम्पावर करता है। और ये डेफिनेटली ये जो है जेंडर बायसनेस और इन सब चीज़ों को पीछे रखकर हमारा देश जो है उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया। लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। हजारीबाग में कल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान करने वालों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और हेलमेट प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिक से अधिक लोगों से इस महादान के अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। हजारीबाग यूथ विंग द्वारा 13 अप्रैल को हजारीबाग शहर के लक्ष्मी सिनेमा हॉल परिसर में सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायी पहल है। रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है,
बल्कि यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। मैं सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए हम सभी मिलकर इस सेवा भाव से जुड़े अभियान को सफल बनाएं और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया है। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान श्री अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य में 1200 डॉक्टर, 7000 एएनएम और जीएनएम तथा 1000 तकनीशियनों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौती की चर्चा करते हुए श्री अंसारी ने कहा कि कैंसर के पहले स्टेज में पहचान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है ताकि समय रहते इलाज संभव हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सभी भाषाओं को उचित मान सम्मान देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की बैठक में मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जेटेट में इन भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने से हो रही परेशानियों से सबों को अवगत कराया जाए। केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। नागरिक हड़बड़ी में खरीदारी न करें। इधर एलपीजी की आपूर्ति राज्य भर में सामान्य है। सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी की जा रही है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि देश के भीतर किसी तरह की कमी या अफरा तफरी की स्थिति न बने। देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को भी 51.5 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आकांक्षी जिला गढ़वा में आदिम जनजाति परिवारों को पीएम जनमन आवास योजना का लाभ मिल रहा है। इससे कच्चे घरों में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं और वे सुखद जीवन यापन कर रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के डंडई प्रखंड के आदिम जनजाति परिवारों को पीएम जनमन आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। वर्षों से कच्चे घर में निवास करने वाले परिवारों के लिए पक्का मकान किसी सपने से कम नहीं था, जो पूरा हुआ है। लाभुकों ने बताया कि अब वे परिवार के साथ सुखद जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग को पहले कच्चा आवास था और उसमें बहुत पानी चू रहा था, कहीं ठाट गिर जाता था, कहीं खपड़ा गिर जाता, कहीं फूट जाता। छाते छाते हम लोग परेशान रहते थे। हम लोग बहुत दिनों से अधिक आवास के अभाव में वंचित रह रहे थे। आज प्रधानमंत्री की कृपा रहा है कि हम लोग को आवास पीएम जनमन मिला है, जो कि हम लोग अभी बना करके रह रहे हैं। हम लोग बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री दिए हैं आवास योजना, तो कुछ राहत मिल रहा है, हम लोग के आराम मिल रहा है। योजना के तहत पक्का मकान मिलने से बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ है। पहले जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब बेहतर माहौल में बच्चे भविष्य संवार रहे हैं। योजना से न सिर्फ आशियाना मिला है, बल्कि आत्मसम्मान और उम्मीद भी मिली है। माटी के घर रहे, पहले टाटी लगावल रहे, सब चुअत रहे, बरसात में छावेला पड़त रहे। अब पक्का के मिल गई बहान, आसान बहान बढ़िया से अब रहत ही और बाल बच्चा बढ़िया रहत बड़न, छावे छुपेला नहीं के पड़त। पहले हम लोग कच्चा का मकान में रहते थे, अब पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा था। अब पक्का का मकान बन गया है, अब आराम से उसी में रहते हैं।
डंडई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने बताया कि पीएम जनमन आवास योजना आदिम जनजाति परिवारों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वंचित परिवार प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में पीएम जनमन आवास की बहुत बड़ी भूमिका है, खास करके आदिम जनजाति के परिवारों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रखंड के जो भी आदिम जनजाति परिवार के सदस्य हैं वो लाभान्वित हो और ऐसे परिवारों को 100% हम लोग पक्का मकान से आच्छादित करने के लिए कटिबद्ध हैं। पीएम जनमन आवास योजना आदिम जनजाति परिवारों के जीवन के बदलाव का वाहक बन चुकी है। साथ ही यह योजना बेहतर और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करने में सहायक सिद्ध हो रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। रामगढ़ से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल से न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली बार ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 16 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक उपायुक्त फैज़क अहमद मुमताज के निर्देश पर चलाया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। सिंपल है, हर समूह हर समुदाय को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। राज्य के देश के विकास के लिए सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, कोई नहीं छूटे और सब के अंदर नेशनलिज्म की भावना रहे, देश में पार्टिसिपेशन की और अपने हक की भावना रहे। तो कोई छूटना नहीं चाहिए और जो ज़्यादा छूटे हुए हैं उनको ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। ट्रांस समूह हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, 200-300 साल से वो समाज से बाहर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो समाज में इंटीग्रेट हो जाए। सर ब्यूटी से ये काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हम लोग बेसिकली इनको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हम लोग हैं, आप गवर्नमेंट के हर स्कीम में पार्टिसिपेट करिए, आपको पढ़ना है पढ़ाई कीजिए, काम करना है काम करिए, कहीं पे भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में उत्साह और आत्मविश्वास साफ देखने को मिला। अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। वहीं विधायक ममता देवी ने इस पहल को झारखंड में एक नई शुरुआत बताया और कहा कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब पेशेवर तरीके से काम कर सकेंगे और अपनी आय के नए स्रोत बना पाएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय हमारा जो लगभग यहाँ पे जो हमारा रामगढ़ में जो इनका संख्या है वो 40 से 50 की संख्या में यहाँ पर हैं, जो सब दिन केवल बधाई देने का ये काम करती थी। लेकिन आज उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से आज इनका कैफ़े भी हमारे रामगढ़ जिला में चल रहा है। एक इनका कैफ़े है, कैंटीन है और आज प्रशिक्षण इनको दिया गया ब्यूटिशियन का, जिसका आज शुरुआत भी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारे झारखंड में रामगढ़ जिला का और हम लोग चाहेंगे कि हर समुदाय को इस देश में समान रूप से जीने का अधिकार है। उपायुक्त रामगढ़ की तरफ से एक अनोखा जो पहल था जिसमें कि ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया गया था। इसको प्रोफेशनली के तौर पे अपना मेकअप को या फिर जो भी ब्यूटिशियन का कोर्स है इसको अब वो प्रोफेशनली भी कर सकती हैं और एक आय का दूसरा एक सोर्स वो ढूंढ सकती हैं, जिसके लिए हम उपायुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि उन्होंने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 14 ट्रांसजेंडर प्रतिभागी अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यह पहल न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगी। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। मनुष्य और पशुओं का रिश्ता सिर्फ ज़रूरत तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं और आत्मीयता से भी जुड़ा होता है।
सिमडेगा से देखिए एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी जहां एक महिला अपने पालतू कुत्तों को बच्चों की तरह प्यार और देखभाल करती हैं। मौमिता राय, जिनके पास पवेलियन नस्ल के 7 कुत्ते हैं। मौमिता इन कुत्तों को अपने बच्चों की तरह पालती है और पूरे दिन उनकी देखभाल में व्यस्त रहती है। इन कुत्तों की खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर शाकाहारी हैं और उनकी पसंद के अनुसार ही भोजन तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, मौमिता ने अपने सभी कुत्तों को अपना उपनाम रॉय भी दे दिया है और उनके नाम भी बड़े प्यार से रखे गए हैं। बाल बच्चा नहीं है तो इसलिए इन लोग को रखे कि अपना बाल बच्चा जैसा, और इन लोग को खिलाते हैं दूध भात पीस करके, फिर पेटेगिरी बिस्किट खिलाते हैं, दूध रोटी रात में एक टाइम देते हैं, और मेल वाला चिकन मटन कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल खाते हैं, उसको सिर्फ मटन पसंद है, वो भी कभी कभार महीना में एक बार हुआ तो ठीक है। अच्छा, कितना है आपके पास? पूरा टोटल 7 है। क्या क्या नाम है? सबसे बड़ा वाला का किटू रॉय है, उसके बाद केया रॉय है। मौमिता रॉय के पति फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं और यह दंपति अपने इन 7 कुत्तों को ही अपना परिवार मानता है। मौमिता बताती हैं कि उन्होंने साल 2021 में पहला कुत्ता खरीदा था, जो अब बढ़कर 7 हो गए हैं। किसी भी कुत्ते की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को घर बुलाकर इलाज कराया जाता है। मौमिता की दिनचर्या पूरी तरह इन कुत्तों की देखभाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिससे उनके लिए घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। पहले जब हम लोग 2021 में लॉकडाउन लगा था, पहले ये वाला डॉगी को लिए थे, ये मेल है। फिर उसके बाद 2023 में फीमेल लिए, तो फीमेल लिए हम लोग का एक डॉक्टर है हॉस्पिटल में, सरकारी डॉक्टर, उनको तुरंत जब भी हम लोग को जरूरत पड़ता है उनको फोन करते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं। इन लोग 2 वक्त का खाना चाहते हैं और प्यार चाहते हैं। इन लोग को मारिए पीटिए मत, आप खाना दे सकते हैं तो खाना दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो मारिए मत, बिल्कुल इन लोग के ऊपर टॉर्चर मत कीजिए। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के मौके पर मौमिता रॉय की यह पहल समाज को एक बड़ा संदेश देती नजर आई कि पशु भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और उन्हें भी प्यार, देखभाल और सम्मान की जरूरत होती है। सिमडेगा से मनोज कुमार, मनु की रिपोर्ट। राज्य में एक बार फिर से पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। 1-2 जिलों को छोड़कर सभी शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 16 से 18 अप्रैल के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 18 अप्रैल तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुजीत ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जलोलोव के खिलाफ 8-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वह बजरंग पुनिया के बाद इस भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 5-3 से हराया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन, झारखंड समेत देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने जताई संवेदना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जैव विविधता के संरक्षण में जनजातीय समुदायों के योगदान को सराहा, समाज के समग्र विकास पर जोर।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम की दिशा में केंद्र सरकार की पहल का राज्य भर में व्यापक स्वागत। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के सिमरिया में अधिनियम पर लोगों से की चर्चा। समूचे राज्य में गर्मी के बढ़ने के आसार, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है पारा। 18 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान।